Good morning, student. Myself, Dr. Vikas Kumar Jangu. Today we study about the biodiversity, its basic concepts and its importance. आज हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में. The term biodiversity was first coined by the Walter G. Rosen in 1986. बायोडाइवर्सिटी वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है. बायोज मीन्स ये एक ग्रीक वर्ड है बायोज, जिसका मतलब होता है लाइफ, जीवन. और जो डाइवर्सिटास जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है वेराइटी. तो बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बना होता है, बायोज और डाइवर्सिटास. बायोज जो है वो ग्रीक वर्ड हो गया, जिसका मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्टास जो है वो लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है वेराइटी और डिफरेंसेस. तो अगर हम इस बायोडाइवर्सिटी के पूरे वर्ड को देखें, दैट इज द वेराइटी ऑफ लाइफ. तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ. It is a measure of the variety of organism present in different ecosystem. अगर सरल भाषा में हम कहें तो किसी भी स्थान पर एक समय में पाए जाने वाली जितनी जातियां होती है, उनके प्रकार और उनकी जो संख्या होती है, वो वहां की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है. एक अनुमान के अनुसार जो पृथ्वी है उसका निर्माण जो है वो 4.5 अरब साल पहले हुआ था, और इस पृथ्वी पर जो जीवन है उसकी शुरुआत लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले हुई थी. अब तक ये अनुमान लगाया जाता है कि इस पृथ्वी पर कुल 50 लाख से 5 करोड़ तक विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब पाए जाते हैं. लेकिन अब तक केवल इतने 50 लाख से 5 करोड़ से केवल 1 करोड़ 70 लाख प्रजातियों को ही हम पहचान कर पाए हैं, जिनमें से लगभग 1 करोड़ 20 लाख प्रजातियां तो जीव जंतु हैं और 50 लाख जो प्रजातियां हैं वो सूक्ष्म जीव है. इस पृथ्वी पर जितना भूभाग है, उस भूभाग के केवल 7% हिस्से पर ही जितनी प्रजातियां हैं उनकी आधी से ज्यादा प्रजातियां निवास करती है. यानी कि इन प्रजातियों का जो वितरण है वो असमान है, अनइवन है. क्यों है कि जो भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, व्हेन वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, जो प्रजातियों की संख्या जो है वो निरंतर घटती रहती है. यानी कि एक भूमध्य रेखा के ऊपर तो प्रजातियों की संख्या ज्यादा है, और जो ध्रुव हैं वहां पे प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम है. क्यों होती है भूमध्य रेखा पर प्रजातियों की संख्या क्यों ज्यादा है? इसके दो मुख्य कारण हैं. पहला कारण तो यह है कि भूमध्य रेखा पर स्थित गर्म प्रदेशों में किसी भी प्रजाति के विकास के लिए अधिक समय मिल जाता है, जबकि ठंडे प्रदेशों में हिमयुग होता है, और इस हिमयुग होने की वजह से प्रजातियों को अपना ठीक ढंग से विकास नहीं कर पाती. और दूसरा कारण यह होता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं, जो भूमध्य रेखा के ऊपर पाए जाते हैं, वहां पे सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी गिरती है, और ज्यादा सूर्य की किरणें गिरने से वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन बनता है, और ज्यादा भोजन से ज्यादा जीव जंतु अपना जीवन का निर्वाह करते हैं. इसलिए इन स्थानों पर ज्यादा भोजन मिलने के कारण अधिक प्रजातियां पाई जाती है. तो ये दो मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से जो भूमध्य रेखा होती है, जो इक्वेटर होती है, उसके ऊपर प्रजातियों की संख्या ज्यादा होती है. तो इसके यही हम कहेंगे कि एक तो बायोडाइवर्सिटी क्या हुई कि बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बनती है, बायो एंड डाइवर्सिटास. बायोस मतलब लाइफ,
डाइवर्सिटाज मतलब वैरायटी और डिफरेंसेस। एक समय में एक स्थान पर प्रजातियों की कितनी संख्या है और कितने उनमें ऑर्गेनिज्म के नंबर हैं, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है। बायोडाइवर्सिटी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रकार की जैव विविधता का अध्ययन मुख्यतः 3 स्तरों पर किया जाता है। प्रथम होता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी या आनुवंशिक बायोडाइवर्सिटी। दूसरी होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी या प्रजातीय विविधता। और तीसरी होती है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी या पारिस्थितिकीय जैव विविधता। तो अब हम सबसे पहले इस डायग्राम में जो आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले एक ही जाति में पाए जाने वाले जीवों के अंदर जो विविधता है वो जेनेटिक कहलाती है। एक ही स्थान पर पाए जाने वाली विभिन्न प्रजातियों में जो विविधता है वो स्पीसीज कहलाती है। और जो इकोसिस्टम में अंदर विभिन्नताएं पाई जाती है उसे हम इकोसिस्टम विविधता कहते हैं। सबसे पहले आता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी या आनुवंशिक विविधता। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर इन जेनेटिक मेकअप ऑफ ए स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के अंदर पाए जाने वाले जीवों के अंदर उनके जेनेटिक कैरेक्टर, आनुवंशिक विविधता के कारण जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। उदाहरण के तौर पर सभी मनुष्य जो होते हैं, सभी मानव जो होते हैं, उनमें 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन इन पर उपस्थित जीनों की विभिन्नता के कारण मनुष्य की अलग अलग नस्ल पाई जाती है। जैसे कि यूरोप के जो लोग हैं उनकी अलग नस्ल है, हम भारत में जो रहते हैं लोग उनकी अलग नस्ल है, जो चीन, जापान, कोरिया, अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर जो जीव रहते हैं उनकी सभी की नस्ल क्या है, अलग अलग है। तो एक ही जाति में जितनी वेराइटीज पाई जाती है वो स्पीसीज एक ही है। देखो स्पीसीज क्या होती है, सबसे पहले आप स्पीसीज की, इस स्पीसीज उन एक स्पीसीज उसे हम कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार के जीव हो जिनके मध्य जनन होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक स्पीसीज कहते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस हाउ मेनी ट्री प्रेजेंट इन दिस कॉलेज कैंपस, इस कॉलेज कैंपस के अंदर कितने पेड़ पाए जाते हैं, तो ये एक स्पीसीज नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कॉलेज कैंपस के अंदर कितने नीम के पेड़ पाए जाते हैं, तो नीम के पेड़ जो हैं वो एक स्पीसीज के अंदर गिने जाते हैं। तो इसी प्रकार जो मनुष्य है, तो एक ही स्पीसीज के अंदर जब विभिन्नताएं पाई जाती है उसे हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। पर्यावरण किसी भी प्राणी में आनुवंशिक विविधता लाने का सबसे मुख्य कारण होता है और ये विविधताएं प्राणी को पर्यावरण में सामंजस्य बिठाने के लिए अति आवश्यक होती है। इसके बाद प्रकृति उन्हें प्रजातियों का चुनाव करती है जो उस समय वातावरण के साथ सबसे बढ़िया सामंजस्य बिठा पाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ही स्पीसीज के अंदर आनुवंशिक कैरेक्टर में विभिन्नता के कारण जो जितनी नस्ल्स बनती है, जितनी वैरायटी बनती है, उसे हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। दूसरे नंबर की जो जैव विविधता है वो है प्रजातीय जैव विविधता या स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। Species biodiversity is the effective number of different species that are represented in a collection of individual। एक ही स्थान पर एक समय में कितनी प्रजातियां पाई जाती है वो उन वहां की प्रजातीय विभिन्नता कहलाती है। उदाहरण के तौर पर पिंपल, बरगद, रबड़ एक ही समूह की विभिन्न प्रजातियां हैं। इसी तरह शेर, चीता अलग अलग प्रजातियों से संबंध रखते हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवों की लाखों प्रजातियां हैं। तो एक
इस तरह प्रजातीय विभिन्नता से अभिप्राय किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली कुल प्रजातियों से है। एक क्षेत्र में कितनी प्रजातियां पाई जाती है वो वहां की स्पीसीज बायोडायवर्सिटी कहलाता है। किसी भी क्षेत्र की प्रजातीय विविधता को मापने के दो मुख्य पैमानों का उपयोग किया जाता है, प्रजाति संख्या और प्रजातीय समता। प्रजाति संख्या या धन्यता से अभिप्राय है कि किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले कुल प्रजातियों की संख्या से है, जबकि प्रजातीय समता से अभिप्राय किसी क्षेत्र में प्रजाति के कुल सदस्यों की संख्या से होता है। तो किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले कुल प्रजातियों की संख्या तथा उन प्रजातियों के कुल सदस्यों की संख्या को हम क्या कहते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी या प्रजातीय विविधता कहते हैं। अब यह आता है कि प्रजातीय स्तर पर जैव विविधता का अनुकरण कैसे होता है, द ग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल पर। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे व्हाइटकर साइंटिस्ट ने जैव विविधता को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड कर दिया उनकी ग्रेडेशन के हिसाब से। पहली अल्फा डाइवर्सिटी या अल्फा विविधता, दूसरी बीटा विविधता और तीसरी गामा विविधता। अल्फा विविधता का मतलब होता है किसी भी स्थान पर किसी भी आवासीय क्षेत्र में कुल कितनी प्रजाति की संख्या है वो वहां की अल्फा डाइवर्सिटी कहलाती है। जैसे कि अपने कॉलेज का कैंपस है, अगर मैं आपसे पूछूं इस कॉलेज कैंपस में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं तो वो उसकी अल्फा डाइवर्सिटी होगी। यहां पे सब आ जाएंगे, ये ह्यूमंस आ जाएंगे, पेड़ आ जाएंगे, सूक्ष्म जीव आ जाएंगे, जीव जंतु जितने भी हैं सारों के सारे यहां पे आ जाएंगे। बीटा प्रजाति का मतलब होता है कि किसी भी स्थान पर भौगोलिक क्षेत्र तो समान हो पर आवासीय क्षेत्र अलग हो, तो इन दोनों में जो विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है उसे हम बीटा विविधता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गुजरात का समुद्री तट जो है, समुद्री क्षेत्र का तटीय क्षेत्र तथा अंतर्ज्वारीय क्षेत्र, इन दोनों में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, इसे हम बीटा विविधता कहते हैं। देखो क्योंकि समुद्र तट एक ही है, गुजरात का समुद्री तट जो वो एक ही हो गया और उनके आवास जो हैं वो अलग अलग हो गए। एक तो हो गया तटीय क्षेत्र और दूसरा हो गया अंतर्ज्वारीय क्षेत्र। तो तटीय क्षेत्र पर कौन सी प्रजातियां पाई जाती है, अंतर्ज्वारीय क्षेत्र पर कौन सी प्रजातियां पाई जाती है, इन दोनों में जो विविधता होती है वो बीटा विविधता कहलाती है। थर्ड है गामा विविधता। गामा विविधता में क्या होता है कि भौगोलिक क्षेत्र तो अलग अलग होते हैं परंतु आवासीय क्षेत्र जो होते हैं वो एक समान होते हैं। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में समान आवासीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों में जो विविधता होती है उसे हम गामा विविधता या गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गोवा का तटीय समुद्र और बंगाल की तटीय समुद्र, दोनों क्या भौगोलिक क्षेत्र जो है वो अलग अलग है परंतु उनका जो आवास है वो दोनों में क्या है, तटीय क्षेत्र है। इस प्रकार दोनों में जो विविधता पाई जाती है उसे हम गामा विविधता कहते हैं। तो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी के कुछ ग्रेडेशंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है एट स्पीसीज लेवल, या आप कह सकते हो कि स्पीसीज डाइवर्सिटी को 3 भागों में अध्ययन किया जाता है, अल्फा डाइवर्सिटी में, बीटा डाइवर्सिटी में और गामा डाइवर्सिटी में। Third type of biodiversity is called the ecosystem biodiversity या पारिस्थितिकी विविधता। Ecosystem biodiversity refers to the diversity of a place at level of ecosystem. The term differs from biodiversity which refers to a variation in species rather than the ecosystem. इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम। इन सभी पारिस्थितिकी तंत्र में असमानताएं होती है, तापमान में असमानता,
पर्यावरण में असमानता, आर्द्रता में विभिन्नता, इनके कारण इन पारिस्थितिकी तंत्र में अलग अलग विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर पेड़ पौधों की जो प्रजातियां वनों में पाई जाती है वो मरुस्थल या डेजर्ट इकोसिस्टम में नहीं मिलती। तो इस प्रकार विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम में भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके मध्य पाए जाने वाली जो विविधताएं होती है, जो भिन्नताएं होती है, वो इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी कहलाती है। तो ये 3 तरह की मुख्यतः बायोडायवर्सिटी होती है। तो अब आपको पता चल गया होगा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि एक ही स्थान पर एक ही समय में कितने जीव जंतुओं की प्रजातियां और उन प्रजातियों के कितने सदस्य वहां पाए जाते हैं, वो सभी वहां की बायोडायवर्सिटी कहलाते हैं। बायोडायवर्सिटी 3 तरह की होती है, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। नाउ वी स्टडी अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, कि बायोडायवर्सिटी जैव विविधता का क्या महत्व है, क्या इसकी वैल्यू है। अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इसका अध्ययन करते हैं, क्यों बायोडायवर्सिटी हमारे लिए उपयोगी है। तो फर्स्ट इसमें आता है दैट इज द कंजप्टिव यूज, कि जब जैव विविधता उत्पादों को प्रकृति से हम सीधे प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, तो वो सभी किसमें आते हैं, कंजप्टिव यूज के अंदर आते हैं। तो ऐसा क्या है जो बायोडायवर्सिटी से हम सीधा लेके यूज करते हैं। फर्स्ट इसके अंदर आता है फूड, भोजन। जितने भी मनुष्य हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की हजारों प्रजातियों का उपयोग मनुष्य जो है वो भोजन के रूप में करता है। अब तक मानव ने लगभग 5000 पादप प्रजातियों को भोजन के रूप में उपयोग किया है। फिर भी विश्व का 85% जो लोग हैं वो 20 पौधों की प्रजाति का ही मुख्यतः उपयोग करते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, चावल, जौ, बाजरा आदि का। ताजे जल और समुद्री जल में पाए जाने वाली मछलियां जो हैं वो भी भोजन का बहुत बड़ा भाग प्रदान करती है। दूसरा आता है इसमें फाइबर या रेशे, जैसे नारियल, कपास, सन, जूट, ये इत्यादि जो रेशे जो होते हैं। जो भेड़ होती है, भेड़ के से भी हमें क्या प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है। रेशम के कीड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है। तो इस तरह इस बायोडायवर्सिटी का उपयोग फाइबर के रूप में भी किया जाता है। तीसरा इसमें आता है ड्रग एंड मेडिसिन्स, औषधियां और दवाइयां। विश्व की लगभग 75% आबादी जो है वो दवाइयों के लिए पेड़ पौधों के और या उसके अर्क क्या होता है कि पेड़ पौधे का पत्तियां लेके उसको बारीक करके और उसका जो अर्क निकाला जाता है, जो लिक्विड निकाला जाता है, वो क्या होता है, अर्क होता है। इसका उपयोग हम औषधियों के रूप में पुराने समय से भी करते आ रहे हैं। जैसे कि मलेरिया के लिए कुनीन है। कुनीन जो होती है वो सिनकोना ऑफिसिनेल जो पौधा होता है उसकी छाल जो होती है उससे हमें क्या मिलती है, कुनीन मिलती है। जो पेनिसिलिन है जो कि एंटीबायोटिक का काम करती है, वो एक प्रकार के पेनिसिलिनियम फंजाई फफूंद से मिलती है। कैंसर के लिए जो उपचार के लिए जो टैक्सोल जो दवाई है वो भी हमें यूब पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। हृदय रोग के लिए जो डिजिटेलिन नामक जो दवा बनाई जाती है वो फोक्सग्लोब नामक पौधे से प्राप्त होती है। इसी तरह जो अफीम का जो पौधा होता है पेपेवर सोमनीफेरस, उससे हमें मोर्फिन जो एक दर्द निवारक दवाई के रूप में काम आती है। इसी प्रकार जो सर्पगंधा प्लांट्स होते हैं, राइफिया सर्पेंटाइना, उस पौधे से हमें रेस्परीन मिलती
होती है यह ब्लड प्रेशर और मानसिक परेशानी कम करने के काम आती है। तो इस तरह बहुत सी औषधियां हैं, मान ली अधिकतर 75% औषधियां, बहुत सारी की सारी औषधियां जो होती हैं मेनली वो किससे मिलती है, हमें पेड़ पौधे से मिलती हैं। तो जितनी ज्यादा पेड़ पौधों की डाइवर्सिटी होगी उतने ही तरह की हमें ड्रग्स और मेडिसिन मिलेगी। अगला इसके अंदर आता है ईंधन, फ्यूल। पुरातन काल में, पुराने समय में जो पेड़ पौधे जो थे वो नीचे पृथ्वी के अंदर दब गए और उनका कायांतरण होके वो विभिन्न प्रकार के कोयला, पेट्रोल आदि में परिवर्तित हो गए, जिनका उपयोग आज हम किसके में करते हैं, फ्यूल में या ईंधन के रूप में करते हैं। तो ये मुख्यतः 4 इसके कंजप्टिव यूज होते हैं जो कि हमारे सीधे तौर पर हमारे जो हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं कि जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी ये सभी उतनी ही ज्यादा मात्रा में हमें प्राप्त होंगे। उसके बाद में कुछ इसके नॉन कंजप्टिव यूज भी होते हैं। पहला जो उसमें आता है वो है प्रोडक्टिव यूज, कि जितनी बायोडाइवर्सिटी से हमें कच्चा माल मिलता है, उस कच्चे माल का हम फैक्ट्रियों में यूज करते हैं और उससे बहुत सारी नई तरह की चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि लुगदी, कपड़ा, रबड़, चमड़ा इत्यादि। हम किससे का कच्चा माल जो होता है वो हमें किससे मिलता है, वनों में बायोडाइवर्सिटी से ये मिलता है। तीसरा जो इसका मुख्य उपयोग है वो है साइंटिफिक वैल्यू, कि जंगली जीव जंतु, पेड़ पौधे जीन बैंक का कार्य करते हैं, जिनका उपयोग वैज्ञानिक जो होते हैं वो कृषि या पशुपालन, प्रजनन, अनुसंधान में उन्नति के लिए करते हैं। आपने देखा होगा, आपने अब देखा है कि गेहूं का जो प्लांट है, पौधा होता है, वो बहुत छोटा है और बहुत ज्यादा मात्रा में गेहूं देता था। पहले जो गेहूं का प्लांट था वो बहुत लंबा हुआ करता था और उससे जो गेहूं मिलती थी उसकी मात्रा कम होती थी। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक हुए थे नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने हरित क्रांति के द्वारा उसके वैरायटी को उन्नत कर दिया, जिससे उसकी जो हाइट तो है वो तो कम होगी और उसका उत्पादन जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। तो क्या होता है कि ये जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतने तरह के उपयोगी जीन प्राप्त होंगे साइंटिस्ट को, और उन जीनों का उपयोग करके वो नए नए तरह की वैरायटियां बनाएंगे, जिससे कि उत्पादन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कल्चरल वैल्यू या सांस्कृतिक मूल्य। जैव विविधता पृथ्वी पर सांस्कृतिक मूल्यों को भी बढ़ावा देती है। यह मनुष्य के जीवन में सुधार भी करती है। अधिकतर शहरों में, आवासीय क्षेत्रों में बहुत ही तंग और भीड़ भाड़ वाले होते हैं और लोग खुली और हरी भरी जगहों पर घूमना पसंद करते हैं। लोगों के प्राकृतिक क्षेत्रों में घूमने के कारण बहुत सी आय अर्जित होती है। इस आय का उपयोग उस क्षेत्र को संरक्षित करने में खर्च किया जाता है। इसे हम इको टूरिज्म या पारिस्थितिकीय पर्यटन कहते हैं। कि आजकल लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, तंग जगह होती है, तो लोग क्या करते हैं, नई ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं जो कि खुली हो, हरी भरी हो। तो उसे हम तो शहर के लोगों का हरी भरी प्राकृतिक के अंदर जाना क्या कहलाता है, इको टूरिज्म कहलाता है। और इको टूरिज्म के द्वारा जो आय प्राप्त होती है उस आय का उपयोग वहीं जो प्राकृतिक जो एरिया होता है, जो स्थान होता है, उसको संरक्षित करने में खर्च किया जाता है। ये इसका सांस्कृतिक एक मूल्य होता है। अगला जो यूज है, उपयोग है इसका, वो है सोशल वैल्यू या सामाजिक मूल्य। कि जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण वनों में पाए जाने वाले जो आदिवासी लोग होते हैं, उनका जो प्राकृतिक क्षेत्र आवास होता है वो छूटने को मजबूर हो जाता है। उनका जो सामाजिक ढांचा होता है कि वन नहीं रहेंगे, आदिवासी कहाँ रहते हैं, वनों के अंदर रहते हैं, और अगर वन ही नहीं रहेंगे तो उनका जो सामाजिक ढांचा जो है वो क्या हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो हमारा ये कर्तव्य है
कि हम जंगलों के अंदर रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं उनके सामाजिक जीवन की हम रक्षा करें, उनके उन प्राकृतिक क्षेत्रों की रक्षा करें जहां वो रहते हैं, ताकि उनका सामाजिक ताना बाना नष्ट न हो। इसका उदाहरण आता है कि जब हमने टिहरी बांध और सरदार सरोवर बांध को बनाया था तो उस जगह पर रहने वाले आदिवासी और जनजाति लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और उनका विरोध भी इसके लिए बहुत हुआ था। तो ये भी हमारी एक सामाजिक वैल्यू है कि हम ये जितनी जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है वो उनके सामाजिक मूल्यों का भी रक्षा करें। अगला है एथिक मूल्य। एथिक मूल्य मतलब होता है जियो और जीनो दो, कि हम ह्यूमंस हैं, हम मानव हैं, हम खुद भी जिए और दूसरे जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं उनको भी समान रूप से जीने का अधिकार दें। पुराने समय में कई ऐसे पौधे होते थे, अब भी हैं, जैसे तुलसी, पीपल, बरगद, इसकी लोग पूजा करते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। ये सभी परंपराएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जैव विविधता के संरक्षण से जुड़ी होती हैं, क्योंकि पहले क्या होता थे, जो इसका संरक्षण पेड़ तुलसी के, पीपल के, बरगद के बड़े बड़े जो पेड़ होते थे उनकी वो पूजा करते थे ताकि उन्हें कोई न काट सके। तो ये सारा भी क्या होता है, इसका एक एथिक मूल्य होता है। लास्ट और अंतिम इसमें आता है इकोलॉजिकल बैलेंस वैल्यू या पारिस्थितिकी संतुलन मूल्य। आप ये सभी जानते हो कि इस पूरे पृथ्वी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस जो है दोनों का संतुलन बहुत जरूरी होता है। जब तक दोनों के अंदर संतुलन नहीं होगा तो इस पे यहाँ पे पूरा जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो ज्यादा हो जाएगा। मनुष्य जो होता है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। पौधे एक ऐसे हैं जो कि जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को वो बाहर छोड़ते हैं। तो इस तरह वो पूरे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रहते हैं। इस संतुलन को बनाए रखने के में इन पेड़ पौधों का, बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन फॉरेस्ट जो है बहुत बड़ा एक वन है, उसे पृथ्वी का ऑक्सीजन सिलेंडर कहा जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं और वो जो पेड़ पौधे इतनी ज्यादा ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, इतनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं कि वो पूरी की पूरी पृथ्वी को क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करने में उनका बहुत बड़ा योगदान होते हैं। तो ये कई मुख्य कारण हैं जिनके कारण हम जैव विविधता का हमारे लिए उपयोगी होती है, क्योंकि जैव विविधता से हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है, रेशें मिलती है, दवाइयाँ मिलती है, ईंधन मिलता है, कच्चा माल मिलता है, साइंटिफिक इसकी वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है इसकी। ये इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखती है बायोडाइवर्सिटी। ये पूरे वातावरण में अगर जब हम ज़्यादा पौधों को काटेंगे, ज़्यादा पौधों को काटने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह की ग्रीन हाउस गैसेज है कि ये क्या करती है, जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से बर्फ पिघलने लग जाएगी, समुद्र का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखना हमारा नैतिक मूल्य होता है। तो आज हमने इसके जो आज का टॉपिक था, इसके अंदर हमने दो मुख्य बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा है। अब आप समझ गए होंगे क्या होती है बायोडाइवर्सिटी। किसी भी स्थान पर किसी भी समय में कितने जीव प्रजातियां पाई जाती है और उन प्रजातियों में कितने सदस्य पाए जाते हैं, उन सब की संख्या वहां की क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तो आज जो मैंने आपको डाइवर्सिटी के दो मुख्य पॉइंट्स पढ़ाए हैं, एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट
और एक इसकी इंपॉर्टेंस। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट डिफाइन द टर्म बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसकी परिभाषा लिखो। तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक समय में एक स्थान पर कितने तरह की प्रजाति और कितनी के प्रजातियों की सदस्य पाई जाती हैं, सभी क्या है, उसकी बायोडाइवर्सिटी है। डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कितने प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया आनुवांशिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और जैव परितंत्र बायोडाइवर्सिटी। इन सब के बारे में आपको लिखना होगा। डिस्क्राइब द डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सारे जितने इंपॉर्टेंस मैंने कराए हैं आपको, इससे हमें भोजन मिलता है, रेशे मिलते हैं, औषधि मिलती है, एथिक मूल्य इसका इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे रखता है, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंस है वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं। और अगला जो क्वेश्चन मिलता है, कई बार आता है, व्हाट इज द अल्फा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी, कि अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी क्या है। ये स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी है उसके प्रकार हैं। अल्फा के अंदर तो उस एक स्थान पर कितनी प्रजातियां पाई जाती है, वो क्या कहलाती है, अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा के अंदर क्या होता है कि एक भौगोलिक क्षेत्र के अलग अलग आवास में जो जीव जंतुओं की विभिन्नता पाई जाती है वो बीटा डाइवर्सिटी होती है। और गामा डाइवर्सिटी में भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग होते हैं, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में एक समान आवास के जो जीव जंतुओं की जो विभिन्नता पाई जाती है वो गामा डाइवर्सिटी होती है। तो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।